हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। उम्मीद करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके सपने आप देख रहे हैं उस सपनों को संजोने के लिए आपकी जो तैयारी है वह महज बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और वास्तव में अब जो समय है, एग्जाम जो है आरपीएससी के द्वारा शेड्यूल हो चुका है। अब जो है ये मान सकता हूं कि अब आपके सपन आंखों में जो सपने हैं उस सपनों को पूर्ण करने के लिए आपको ये लग रहा होगा कि भले नींद जो है वह नींद को कम कर लें। नींद तो परीक्षा के बाद भी हम 1 महीने 1.5 महीने बाद भी नींद को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त अगर चला गया तो ये वक्त वापस नहीं आना है। और वास्तव में कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, जो पर्सनली जुड़े हुए भी हैं एप्लीकेशन और हमसे, तो उनकी तैयारी देख करके लगता है कि वास्तव में बहुत एक कैंडिडेट जो जिस पोस्ट के लिए सपना देखता है तो वह उतने ही जिस सपने को देखता है उसको संजोने के लिए वह उतनी ही डेडिकेशन के साथ में वो तैयारी करता है। और अगर अच्छी डेडिकेशन से की गई तैयारी जो होती है वह वास्तव में जो है वह फल को प्रदान करती है, क्योंकि एक समर्पण, किसी भी कार्य की सफलता उस व्यक्ति के समर्पण पर डिपेंड करती है। अगर आपका किसी कार्य को करने के प्रति बहुत अच्छा समर्पण है तो निश्चित वह जो कार्य है वह सफल होगा। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 पर आधारित अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज जो है वह अपने इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जिसके 14 यूनिट वाइज टेस्ट, 4 पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट जो है वह इस टेस्ट सीरीज में है। आपको पता है शेड्यूल जो है वह हो चुका है। अब आपको जो है वह, अगर आप टेस्ट सबमिट नहीं करना चाहते हो या टेस्ट सबमिट नहीं कर रहे हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, इस टेस्ट सीरीज की जो संपूर्ण टेस्ट की जो प्रश्नोत्तर पीडीएफ है उस पीडीएफ को आपकी प्रिंट निकलवा लीजिए और उसके संपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है उनको बहुत अच्छी तरह से और घुमा फिरा करके आप देखिए। हालांकि प्रयास ये किया गया है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाए, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, घुमा फिरा करके पूछा जाए, कूट के माध्यम से पूछा जाए, कथन 1 कथन 2 के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाए, है ना, समीचीन कथन असमीचीन कथन के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाए, ताकि एक हमारे जो हमारा दिमाग है उस दिमाग की भी एक एक्सरसाइज हो जाए। इस तरह का प्रयास किया गया है। और जहां पर यह लगता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है तो आपको थोड़ा सा अपने सोचने या अपने क्वेश्चन का जो दायरा है उस क्वेश्चन की दायरे को थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके सोचिएगा, तो निश्चित आपको जो है वह ये टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं फायदा करेगी। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान जो कि प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय यूनिट के रूप में हमारे सामने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उसका फर्स्ट टेस्ट हुआ था और उसकी पार्ट 1 को हमने देखा था, जिसमें एक क्वेश्चन 1 से लगा करके 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने उस क्लास के माध्यम से देखा था। आज की क्लास में 51 जो क्वेश्चन है वहां से लगा करके 100 जो क्वेश्चन है वहां तक का हम सॉल्यूशन जो है हम आज की क्लास में देखेंगे। और इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन से ये लगता है कि शायद जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे मैं एग्जांपल यहां पर ले लूं, जैसे कि प्रगृह्य संज्ञा स्यात्, प्रगृह्य जो संज्ञा है वह किसकी होती है, तो इसका जो इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र को देख लिया, सूत्र की वृत्ति को देख लिया, सूत्र कहना क्या चाह रहा है, सूत्र के उदाहरण देख लिए। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी एग्जामिनर इससे ज्यादा क्या ही घुमाएगा, कहीं पर भी कुछ भी घुमाएगा नहीं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक यूनिट को जितना तह में जा सकते हो, जितना डीप में जा सकते हो, वहां तक जाकर के आप तैयारी करो। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, सर इतना तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इतना डीप में नहीं जाता है। अरे अगर यही चीज आपको पता होती तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए पेपर कहां से बनेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, संस्कृत डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई, उसकी टेस्ट सीरीज जब हमने संस्कृत साहित्य की चलाई थी तो उसमें बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चनों को बनाया था और कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन भी किया था कि सर इतना डीप में एग्जामिनर नहीं जाएगा और नहीं पूछेगा। और जब वास्तव में आरपीएससी के द्वारा पेपर हुआ तब वास्तव में उन बच्चों को रियलाइज हुआ कि वास्तव में पेपर कितना, मतलब हमने जहां तक जाकर के पेपर बनाए थे उससे भी और डीप में जाकर के वो पेपर बने थे। और वास्तव में अगर ऐसा पेपर आता है तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमी है, ये प्रूव होता है। इसलिए हमें ये चीज कहीं भी प्रूव होने नहीं देनी है कि हमारी तैयारी में कमी थी। ठीक है, चलिए बिना किसी भूमिका के व्याकरण एवं भाषा विज्ञान यूनिट टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं। धात्वाधिकारी तिंशित तिंशितश्च संज्ञकः स्युत्।
धातु के अधिकार में तिंग और शित जो है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आपने सुना होगा तिंशित सार्वधातुकम, क्या सुना होगा? तिंशित सार्वधातुकम, अर्थात ये जो सूत्र है वह सार्वधातुक संज्ञा करता है। क्या करता है? सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा किसकी करता है? तो प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करता है। किसकी सार्वधातुक संज्ञा करता है? प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करता है। कौन से प्रत्यय? तो एक तो जो है वह तिंग प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? तिंग। और दूसरे प्रत्यय जो है वह है शित प्रत्यय। कौन से? शित। तो तिंग और शित प्रत्यय की इस सूत्र के माध्यम से तिंशित सार्वधातुकम, इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग प्रत्यय किसको कहते हैं? तो जो धातु के साथ में तिप्त जी सिप्तस्थ मिप वस मस त आथम ज था साथम दोम इड वही महिंग, ये जो 18 तिंग प्रत्यय हैं जो कि धातु 9 परस्मय पद धातु 9 परस्मय पद के साथ में और 9 जो है वह आत्मनेपद पद के धातुओं के साथ में लगते हैं। तो ये 18 प्रकार के जो प्रत्यय 18 जो प्रत्यय हैं, एक वह तिंग कहलाते हैं। तो एक तो वह तिंग प्रत्यय, और शित का मतलब होता है जहां पर श की इत संज्ञा हुई है। जहां पर श की इत संज्ञा हुई है उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? शित कहते हैं। और उन शित प्रत्ययों की भी कौन सी संज्ञा होती है? सार्वधातुक। जैसे कि कर्तरी श्रप है ना, कर्तरी शप, इस सूत्र के द्वारा शप का आगम हुआ, प की इत संज्ञा होकर के प का लोप हो गया, श की इत संज्ञा होकर के श का भी लोप हो गया। तो शप प्रत्यय कैसा है? शित है। कैसा है? शित। और तिंग और शित प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? तो सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो धात्वाधिकारे तिंग शितश्च संज्ञकः स्यु, तो तिंग और शित जो है वह सार्वधातुक संज्ञकः स्यु। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर? ये तिंशित सार्वधातुकम जो सूत्र है उसकी वृत्ति में से यह प्रश्न बनाया हुआ है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न 52, आर्धधातुक संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। देखिए, आर्धधातुक संज्ञा तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक और आर्धधातुक दो प्रकार से धातुओं का विभाजन किया गया है। एक तो सार्वधातुक धातु और आर्धधातुक। तो सार्वधातुक किसको कहते हैं? तो तिंशित सार्वधातुकम है ना, जहां पर तिंग और शित जो है सार्वधातुक संज्ञा और आर्धधातुक संज्ञा दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, है ना। तो सार्वधातुक संज्ञा जो है वह किनकी होती? तिंग और शित जो है उन प्रत्ययों की, तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। और तिंग और शित इन दोनों प्रत्ययों से भिन्न अन्य जो प्रत्यय हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। उनकी कौन सी संज्ञा होती है? आर्धधातुक संज्ञा। और उसका सूत्र है आर्धधातुकम शेषः, अर्थात शेषः आर्धधातुकम। अर्थात इससे पहले जो सूत्र हमने पढ़ा था तिंशित सार्वधातुकम, उस सूत्र से की अनुवृत्ति यहां पर आ रही है कि तिंग और शित प्रत्ययों के अन्य जो प्रत्यय हैं, है ना, शेष जो प्रत्यय रह जाते हैं उन समस्त शेष प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो उनके आर्धधातुक संज्ञा होती है। ठीक है, तो आर्धधातुकम शेषः इस सूत्र के द्वारा भी आर्धधातुक संज्ञा जो है वह होती है। फिर है लीट च, दूसरा सूत्र है लीट च। लीट च सूत्र कहता है कि जब धातु के साथ में लिट लकार का प्रयोग हो रहा है ना, जैसे भूलिट, भूलिट, और लिट लकार के स्थान पर जो है वह तिप्तस झी आदि जो प्रत्यय है वह किसके स्थान पर होते हैं? लकार के स्थान पर होते हैं। तो भू टिप, जैसे लिट लकार में क्या रूप बनता है? प्रथम बभूव। क्या बनता है? बभूव। अगर बभूव रूप बना रहे हैं हम लिट लकार में तो लिट के स्थान पर तिप्तस जी आदि सूत्र के माध्यम से तिप प्रत्यय होता है। और तिंग प्रत्यय जो है वह कैसे कहलाते हैं? तिप प्रत्यय कैसा है? तिंग प्रत्यय। और तिंग प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा होती है। लेकिन लीट च ये सूत्र आकर के ये कहता है
कि जब लीट लकार होगा और लीट लकार में धातु के लकार के स्थान पर जब तिंग प्रत्यय होगा तो वह तिंग प्रत्यय सार्वधातुक नहीं होकर के आर्धधातुक संज्ञक होता है। क्लियर? तिंगशित सार्वधातुकम ये कहता है तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है समस्त लकारों में, ये कह के फ्री हो गया सार्वधातुक संज्ञक सूत्र। तभी लीट च सूत्र कहता है कि नहीं, जब धातु के साथ में लीट लकार का प्रयोग हो रहा हो और लीट लकार के स्थान पर जब तिंग प्रत्यय का आदेश हो रहा होगा तो वहां पर वह तिंग जो प्रत्यय है वह सार्वधातुक नहीं होकर के वह आर्धधातुक होते हैं, और यह सूत्र कहता है लीट च। तीसरा जो सूत्र है वह है लिंगाशिषि। देखिए लिंग लकार जो है वह दो प्रकार से, विधिलिंग लकार और आशीलिंग लकार। तो आशीलिंग लकार जो है, जो कि आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग होता है, तो लिंगाशिषि अर्थात जो आशीषी अर्थात आशीर्लिंग है या आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग लकार का प्रयोग होता है, तो वहां पर जो लिंग लकार लिंग के स्थान पर है ना, लकार के स्थान पर जो तिप प्रत्यय तिपादि जो तिंग प्रत्यय होंगे वह भी सार्वधातुक नहीं होकर के उनकी भी आर्धधातुक संज्ञा हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो 10 प्रकार के लकार हैं उन 10 प्रकार तिंगशित सार्वधातुकम, ये सूत्र ये कहता, तिंगशित सार्वधातुकम ये जो सूत्र है वह ये कहता है कि तिंग और शित के स्थान तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, लेकिन लीट लकार और लिंग लकार में भी आशीलिंग लकार, इसमें जब लकार के स्थान पर तिंग प्रत्यय का आदेश होता है तो वह सार्वधातुक नहीं होकर के आर्धधातुक संज्ञक कहे गए हैं। तो आर्धधातुक संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति, तो लूट च ये जो सूत्र है वह आर्धधातुक संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सर्वनाम संज्ञा भवति। सर्वनाम संज्ञा भवति, अब सर्वनाम संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह कौन सा है? तो सर्वादिनी सर्वनामानि, सर्वादिनी सर्वनामानि। सर्वादिनी सर्वनामानि ये सूत्र जो है वह क्या करता है? तो सर्वनाम संज्ञा करता है। क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा करता है। किनकी सर्वनाम संज्ञा करता है? तो इसमें इसकी वृत्ति में कहा है कि सर्वादिगण पठित, सर्वादिगण में पठित शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, सर्वादिगण में पठित जो शब्द हैं उन सर्वादिगण में पठित शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादिगण में कौन कौन से पठित शब्द हैं? तो सर्व, उभय, सर्व उभय त्वत, सम, अपर, है ना, ये कुछ शब्द। और टोटल सर्वादिगण में शब्द कितने हैं ये अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो सर्वादिगण में टोटल जो शब्दों की संख्या है वह है 35 है। कितनी है? 35। तो सर्वादिगण में पठित जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। देखिए सर्वनाम स्थान संज्ञा अलग होती है, सर्वनाम संज्ञा अलग होती है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों हमारे पाठ्यक्रम में है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वनाम स्थान संज्ञा अलग होती है, सर्वनाम संज्ञा अलग होती है, दोनों के सूत्र जो है वह भी पृथक पृथक कहे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वह सर्वनाम संज्ञा किससे होती है? तो सर्वादिनी सर्वनामानि इस सूत्र के द्वारा होती है। और सर्वादिगण में पठित जो 35 शब्द हैं उन 35 शब्दों की ये सर्वनाम संज्ञा होती है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भू शप मिप इत्यत्र अंग संज्ञकः प्रथम अस्ति। देखिए अंग संज्ञा जो है वह हमने मोस्ट ऑफ दूसरी सारी जैसे प्रग्रहीय संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है, गुण संज्ञा है, वह तो हम क्या स्कूल लेक्चरर की तैयारी या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो वहां पर हम पढ़ करके आते हैं तो हमें कहीं पर कोई दिक्कत होती नहीं है। अंग संज्ञा जो है वह हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पहली बार पढ़ते हैं। और अंग संज्ञा का विधायक जो सूत्र है वह कहता है यस्मात् प्रत्यय
विधि तदादि यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययी अंगम। ठीक है, ये सूत्र जो है वह सबसे पहला तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये सूत्र जो है वह अंग संज्ञा करता है। क्या करता है? अंग संज्ञा करता है। कहां पर अंग संज्ञा करता है? तो ये सूत्र ये कहता है कि जब किसी शब्द के साथ में, है ना, जब किसी शब्द के साथ में जो प्रत्यय जिस अर्थ में विधीयमान है, जब जिस प्रकृति के साथ में जो प्रत्यय जिस अर्थ में विधीयमान है, उस प्रत्यय के पर में रहने पर जो मूल प्रकृति है ना, उस मूल प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। क्लियर? एक बार फिर सुन लें कि जो प्रकृति का मतलब है मूल शब्द जो है ना, उस मूल शब्द या मूल जो धातु है, उस मूल शब्द या मूल धातु या प्रकृति में जो प्रत्यय जिस अर्थ में, क्योंकि प्रत्येक प्रत्यय जो है वह किसी न किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये चीज आप भली भांति जानते हो। तो जो प्रत्यय जिस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है प्रकृति के साथ में, उस प्रत्यय के पर में रहने पर जो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति की जो है वह अंग संज्ञा होती है। जैसे यहां पर मैं लिख लूं भूमिप। क्या लिख लूं? भूमिप। अब यहां पर मूल प्रकृति या मूल धातु कौन है? भू। उस भू धातु के पर में जो है वह प्रत्यय कौन सा है? मीप प्रत्यय है। तो इस मीप प्रत्यय के पर में रहने पर जो मूल प्रकृति, मूल धातु, मूल शब्द है, उसकी अंग संज्ञा होती है। तो भूमिप। तो इसमें अगर यह पूछ लिया जाए भूमिप इत्यत्र अंग संज्ञक पदम अस्ति, तो इसमें आपको ध्यान रखना, इस तरह का प्रश्न पूछ ले तो भू और जो भू पद है वही अंग संज्ञक है। लेकिन याद रखना, जो प्रत्यय जिस अर्थ में धातु के साथ में प्रयोग हो रहा है, उस मूल प्रकृति, मूल धातु और प्रत्यय के बीच में अगर कोई विकिरण प्रत्यय आ रहा है, कोई विकर्ण प्रत्यय आ रहा है, जैसे कि शन है, शन है, श्लू है, शप ये क्या है? धातु के साथ में लगने वाले विकर्ण प्रत्यय है ना। तो ऐसे जो विकर्ण प्रत्यय अगर बीच में धातु और प्रत्यय के बीच में आ रहे, तो उसकी भी अंग संज्ञा होती है। अब यहां पर जो है वह शप आ रहा है, कर्तरी शप, है ना। तो ये शप जो है वह धातु के साथ में शप भी आ रहा है। तो यहां पर जो है भू शप मिप, तो ये धातु के साथ में जब प्रत्यय के पर में रहने पर धातु और मूल प्रत्यय के बीच में अगर कोई विकर्ण प्रत्यय आ रहा है, तो वह मूल धातु, मूल प्रकृति, उसके साथ में जो विकर्ण प्रत्यय आ रहा है, उन दोनों की जो है वह अंग संज्ञा होगी। तो यहां पर जो है वह भू शप, इसकी अंग संज्ञा होती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? कहां पर सिर्फ अंग संज्ञा मूल धातु की होगी, मूल प्रकृति होगी, और कहां विकर्ण के साथ में जो है वह अंग संज्ञा होगी। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। और प्रश्न को घुमा करके भू शप मिप पूछा गया यहां पे, अगर सीधा सा पूछ लेता भूमिप, क्या पूछ लेता? भूमिप इत्यत्र अंग संज्ञक पदम अस्ति, तो यहां पर जो है वह सिर्फ भू जो है वही अंग संज्ञक होगा। यहां पर मीप या फिर शप अभी बीच में आया नहीं है, तो हम शप को अंग संज्ञक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से। जैसे भवती, भवामी रूप जो है, लट लकार मध्य उत्तम पुरुष का एक वचन भवामी रूप बनता है। तो इसमें जो है सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा यहां पर। भू लट वर्तमान लट सूत्र के द्वारा भूमिप, है ना। भूमिप प की संज्ञा हो गई हलंत्यन, और तस्य लोप से उसका लोप हो गया भूमि। क्या हो गया? भूमि हो गया। अब यहां पर जो है वह शप का आगम हुआ, भू शप मी। किससे हुआ? कर्तरी शप। सार्वधातु कार धातु कयो, इस भू से भो हो गया, भो अ मी।
शप जो है उस श में, शप में प की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो गया। श जो है उस श का लशक तद्धिते इस सूत्र के द्वारा इसका भी लोप हो जाता है। और सार्वधातु कार्धातु कयो से भो, भू को गुण होकर के भो, इसके बाद एचो यवा आवा से ओ को अब हो गया। ठीक है ना। तो अब ये रूप बना, वह बना भव, भवमी। अब यहां भवमी, ये अगर कंडीशन आए भव धनमी इत्यत्र अंग संज्ञक पदम अस्ति, तो यहां पर जो भव है वह अंग संज्ञक है। वह कैसा है? अंग संज्ञक है। इसलिए थोड़ा सा इस अंग संज्ञा को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। फिर अतो दीर्घो यहीं से जो वकार में अकार है उसका दीर्घ होकर के भवामी रूप बनता है। थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा चले गए अपन, पर ये तीन कंडीशन जो है वह बनेगी। और याद रखना वर्तमान लट लकार जो है उस लट लकार का अंग संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो मोस्ट ऑफ लट लकार का लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन जो है वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा जो है वह सही विकल्प सही है। भ संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो भ संज्ञा जो है वह यचि भम इस सूत्र के द्वारा भ संज्ञा होती है। और यस्येति च इस सूत्र के द्वारा भ का लोप होता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये चीज आपको याद रखना। यचि भम इस सूत्र के द्वारा भ संज्ञा होती है और यस्येति च इस सूत्र के द्वारा भ का लोप होता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रग्रह्य संज्ञक पदम नास्ति, प्रग्रह्य संज्ञक पद कौन सा नहीं है? प्रग्रह्य संज्ञक विधायक सूत्र जो है वह है इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। ये सूत्र जो है वह ये कहता है कि दीर्घ इकारांत इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचनांत पद की द्विवचनांत पद की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। इदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम, इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचनांत जो पद हैं उनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। इसमें जो है वह फले इसकी ये पद है प्रग्रह्य संज्ञा है। मुनि जो है वह भी प्रग्रह्य संज्ञक है और लते जो है वह भी है। हरे पद जो है वह प्रग्रह्य संज्ञक नहीं है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रग्रह्य संज्ञा हरे शब्द जो है उसकी नहीं हुई है। अगला प्रश्न है आर्धधातुकम सार्वधातुकम आर्धधातुकम सर्वनाम और प्रग्रह्य संज्ञा। तो आपको सबसे पहला सार्वधातुक तो आपको पता होगा तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग और शित की जहां पर इत संज्ञा हुई है वह सार्वधातुक कहलाते हैं। तो सार्वधातुक शानच में श की इत संज्ञा, शानच प्रत्यय शीत प्रत्यय है इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्धधातुक संज्ञा तो आर्धधातुकम शेष अर्थात तिंग और शीत प्रत्यय के अलावा शेष जितने प्रत्यय हैं वे समस्त जो है वह आर्धधातुक कहलाते हैं। ईट प्रत्यय जो है वह आर्धधातुक है क्योंकि वह न तो तिंग है और न ही शीत है। सार्वधातुक सर्वनाम तो उभय जो है वह सर्वनाम है। सर्वादीनी सर्वनामानी इस सूत्र के द्वारा इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। प्रग्रह्य संज्ञा किसकी हुई? तो पचेत जो पद है वह प्रग्रह्य संज्ञक पद है। तो इसका सही आंसर होगा पहले का 3, दूसरे का 4, इन दोनों में आ रहा है, तीसरे का 2 और चौथे का 1। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, एक ही प्रश्न में सुमेलित करो, इसमें से थोड़ा सा एक ही प्रश्न में 4 या 5 क्वेश्चन जो है वह क्लियर हो जाते हैं। कक्ष इत्यस्मिन पदे उपधा संज्ञक वर्ण अस्ति। देखिए उपधा संज्ञा या टी संज्ञा का प्रश्न जब भी परीक्षा में जो परीक्षक पूछता है तो उस समय ये चीज याद रखना मोस्ट ऑफ जो है
ऐसे शब्द ही परीक्षा में पूछे जाते हैं जहां पर अंत अंत जो वर्ण है वह संयुक्त वर्ण हो। इसलिए 4 प्रकार के शत्रज्ञ है ना, ये जो संयुक्त वर्ण है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है उसको आपको भली प्रकार से देख लेना है, क्योंकि संयुक्त वर्णों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये चीज आपको नहीं पता होगी तो कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हो। कक्षः इत्यस्मिन् पदे उपदा, तो सबसे पहले उपदा संज्ञा होती किस की है, किस सूत्र से है, तो अलोन्त्याद पूर्वोपधा, अर्थात अंतिम अल जो है ना, अलोन्त्याद पूर्व अर्थात अंतिम अल अर्थात वर्णमाला का अंतिम अल का मतलब है कोई भी वर्ण, उस अंतिम वर्ण से पूर्व का जो वर्ण है वह उस वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। ठीक है, अब यहां पर कक्ष, तो क में क्या मिला हुआ है, कौन सा स्वर है, अ। अब श जो है वह संयुक्त व्यंजन है ना, और उस श का निर्माण जो है वह किस प्रकार से होता है, तो उस श का निर्माण क और श, क और श इसके योग से जो है वह श बनता है। तो यहां पर जो है वह इसके जब श के टुकड़े करेंगे तो क फिर श, और श में क्या मिला हुआ है, अ स्वर मिला हुआ है, क्योंकि ये जब श का निर्माण होता है तो यह शकार वाला शकार जो है वह पूर्ण होता है, तो इसमें अ मिला हुआ है। अब ये सूत्र उपदा संज्ञक सूत्र ये कहता है अलोन्त्याद अर्थात अंतिम अलह, अंतिम अल कौन सा, अंतिम वर्ण कौन सा है, अ, उससे पूर्व का जो वर्ण है वह उपदा संज्ञक होता है। तो उससे पूर्व का वर्ण कौन सा है, श जो है वह उससे पूर्व का वर्ण है, तो इसकी जो है वह उपदा संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें उपदा संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो श जो है वह उपदा संज्ञक वर्ण है। क्लियर हो गया, कक्ष अलोन्त्याद पूर्वोपधा अर्थात अंतिम अल अर्थात अंतिम वर्ण है उससे पूर्व का वर्ण होता है उसकी उपदा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, प्रतिज्ञा इत्यस्मिन् पदे टी संज्ञक पदम अस्ति। उपदा संज्ञा हमने देखी इससे पहले, अब टी संज्ञा, टी संज्ञा किसको कहते हैं, तो अचोन्त्याद अचोन्त्यादि टी है ना, अचोन्त्यादि टी अर्थात अंतिम अच जो है, अंतिम अच जो है उसका उसकी जो है वह टी संज्ञा होती है। अंतिम अच, उस अंतिम अच से पर में अगर कोई व्यंजन है ना, कोई हलंत व्यंजन है तो उसकी भी जो है वह उस स्वर के साथ में अच के साथ में टी संज्ञा हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर लिखूं मैं, मनस, क्या लिखा, मनस। अब मनस में अंतिम स्वर क्या है, अंतिम अच क्या है, तो अंतिम अच जो है इस स में तो अच मिला हुआ नहीं है, नकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अकार अंतिम अच है। तो उस अंतिम अच के अच से पर में व्यंजन जितने हैं उस समस्त व्यंजन और स्व जो अंतिम अच है उस समस्त समुदाय की जो है वह टी संज्ञा हो जाती है। और यहां पर जो मनस में जो टी संज्ञक वर्ण हो गया वह अस हो गया। उसी प्रकार शब्द है करीन, क्या है, करीन। तो करीन जो है उस करीन में अंतिम अच जो है वह हो गया ई है, अंतिम अच, अंतिम अच क्या है, ई। तो इस ई अंतिम अच से पर में जितने व्यंजन हैं अर्थात इन, तो ये समस्त वर्ण जो है वह टी संज्ञक हो गया। अब प्रतिज्ञा पद क्या है, प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा पद में जो है वह टी संज्ञा किसकी हुई है, तो प्रतिज्ञा में जो ज्ञ है, ज्ञ में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ मिला हुआ है ना, ज्ञ में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। तो अंतिम अच जो है वह कौन सा है, आ, तो उस आ की जो है वह टी संज्ञा हो जाती है। उसकी क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। अगर इसी में अगर ये पूछ लिया जाए, इसी में अगर यह पूछ लिया जाए कि प्रतिज्ञा इत्यस्मिन् पदे उपदा संज्ञक पदम अस्ति, क्या पूछ लिया जाए, उपदा संज्ञक, तो उपदा संज्ञा में प्रतिज्ञा जो है ज
इसमें आ मिला हुआ है, तो अंतिम जो स्वर है वह तो आ हो गया, उसके पूर्व का जो वर्ण है वह य हो गया, ये य, तो ये वर्ण जो है वह उपधा संज्ञक कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर उपधा संज्ञक नहीं पूछ करके यहां पर क्या पूछा गया है, टी संज्ञक पूछा गया है। तो टी संज्ञा किसकी हुई, आ की हुई, और उपधा संज्ञा जो है वह उपधा संज्ञा अंतिम अलोन्त्याद पूर्व उपधा, अंतिम जो अल अर्थात अंतिम जो वर्ण है उससे पूर्व का जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्यानाम, अधस्तन वाक्यानाम असत्य वाक्यानाम चयनम कुरुतः, इसमें असत्य जो वाक्य है उसका चयन करना है। संहिता समास से विवक्षाम अपेक्षते, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो, नित्या धातुपसर्गयो नित्या समास वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात जो संहिता है वह समास में विवक्षा की अपेक्षा नहीं करती है, वहां तो नित्य रूप से होती है, वाक्य में जो है वह संहिता विवक्षा की अपेक्षा रखती है। तो यह जो कथन है वह असत्य है ना। कृत तद्धितांतो स्त्री प्रत्यांतश्च प्रातिपदिक संज्ञक स्यु, यह भी थोड़ा सा गलत है। कृत तद्धितांतो स्त्री प्रत्यांतश्च, अर्थात कृत तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यांत शब्द जो है वह प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं, यह भी जो है वह कथन असत्य है, सत्य नहीं है। स्त्री प्रत्यांत शब्द प्रातिपदिक नहीं होते हैं। दधनो घी संज्ञक पदम अस्ति, है ना, दधनो जो है उसका मूल शब्द है वह दधी है, क्या है, दधी। और शेषोज्ञ सखी इस सूत्र के द्वारा जो है वह रस्व इकारांत और उकारांत जो शब्द है ना, जो कि सखी शब्दों को छोड़ करके उनकी घी संज्ञा होती है, तो ये जो है वह सत्य है। पति शब्द से समास एव नदी संज्ञा भवति, ये भी गलत है। पति शब्द से पति समास एव पर घी संज्ञक स्यु, अर्थात पति शब्द जैसे कि रस्व इकारांत और उकारांत शब्द की घी संज्ञा होती है, लेकिन कहा जाता है कि जो पति शब्द है वह ऋस्व इकारांत तो है, परंतु पति शब्द का समास में ही नदी संज्ञा नहीं घी संज्ञा होती है। तो ये शब्द भी जो है वह, ये कथन जो है वह भी असत्य है। और भवति इत्यस्मिन् पदे टी संज्ञक अस्ति, भवति इस पद में जो है वह टी संज्ञक पद कौन सा है, तो आपको पता है भवती, है ना, भवती में तकार में मिला हुआ इकार टी संज्ञा, टी संज्ञा किसकी होती है, तो अचोन्त्यादि टी, है ना, अचह अंत्य भवति इत्यस्मिन् पदे टी संज्ञकः अस्ति, तो आपको अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, है ना, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, तो यहां पर त है वह टी संज्ञक नहीं है, अपितु ये जो है वह उपधा संज्ञक है। कैसा है, उपधा, क्योंकि अंतिम अल क्या है, अंतिम अल ई है, तो अलोन्त्यात् पूर्व, है ना, अंतिम अल से पूर्व वर्ण अर्थात त, तो अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, उसकी तो उपधा संज्ञा होती है। अब यहां पर जो त है वह टी संज्ञक है, ये कहा गया नहीं, तो त टी संज्ञक नहीं है अपितु उपधा संज्ञक है, तो ये कथन है वह भी असत्य है। अब यहां पर क्या पहचानना है, असत्य वाक्यों का आपको चयन करना है, तो ए असत्य है, बी असत्य है, इसके बाद डी असत्य है और ई असत्य है। ए बी डी ई विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है, अर्थात ये जो 4 कथन है वह असत्य है, सिर्फ एक ही कथन जो है वह सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये चीज याद रखना, आप संज्ञा सूत्र जो है, हो सकता है वृद्धि संज्ञा है, गुण संज्ञा है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है, नदी संज्ञा है, घी संज्ञा है, अंग संज्ञा है, सार्वधातुक संज्ञा, आर्ध, जितनी संज्ञा हमारे पाठ्यक्रम में है, मैं ये उम्मीद करता हूं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना वास्तविक चाहते हो कि मेरे को ये बनना है, तो ऐसे टॉपिक में से तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और प्रयास ये यहां पर मेरी तरफ से भी किया जा रहा है कि ऐसे संज्ञा
से संबंधित जो प्रश्न है उसमें से कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, है ना। इसमें तो 100%, क्योंकि लिमिटेड मैटर में लिमिटेड क्वेश्चन, तो इसमें से तो आपके प्रश्न गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु असत्य कथनस्य चयनं कुरुतः। बास्क भाषा परिवार यूरेशिया खंडस्य भाषा परिवारः अस्ति। सुडानी भाषा परिवार अफ्रीकी खंडस्य भाषा परिवारः अस्ति। समास प्रधान भाषाया अंतर्भावः प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषायां भवति। श्लिष्ट योगात्मक भाषायां प्रत्ययस्य प्रधानता भवति। देखिए, प्रश्न जो है वह यहीं से पूछे जाते हैं। प्रश्न जो है वह यह हो सकता है कि घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं, है ना। बाकी प्रश्नों का तरीका यही रहेगा, प्रश्न पूछे इसी मैटर्स में से जाते हैं, बस प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, और आपको उसको हल किस प्रकार से करना है वो थोड़ा सा आपको अपनी समझदारी से उसको हल करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देवेंद्रनाथ शर्मा जो कि एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं, उन देवेंद्रनाथ शर्मा ने भाषा जो है उस भाषा परिवारों को 18 जो भाषा परिवार है उनको 4 प्रकार से विभाजन किया है। किन्होंने किया है? देवेंद्रनाथ शर्मा, नाम याद रखना। देवेंद्रनाथ शर्मा ने 18 जो भाषा परिवार हैं उन 18 भाषा परिवारों को 4 प्रकार से विभाजित किया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कौन कौन सा? तो सबसे पहला प्रकार इन्होंने जो रखा है वह है यूरेशिया खंड। क्या रखा है? यूरेशिया खंड। इस समस्त भाषा परिवारों को याद कैसे करना है वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अभी बता दूंगा। पहला हो गया यूरेशिया खंड, दूसरा खंड है वह है अफ्रीकी खंड, दूसरा क्या हो गया? अफ्रीकी खंड। तीसरा है प्रशांत महासागरीय खंड, प्रशांत महासागरीय खंड। चौथा जो है वह है अमरीकी खंड। चौथा जो है वह हो गया अमरीकी खंड। ये 4 प्रकार से देवेंद्रनाथ शर्मा जो है उन्होंने भाषाओं को विभाजित किया है। ठीक है, अब यूरेशिया खंड जो है उस यूरेशिया खंड के अंतर्गत 10 भाषा परिवार आते हैं। कितने भाषा परिवार आते हैं? 10। इसके बाद अफ्रीकी खंड जो है उसके अंतर्गत 3 भाषा परिवार आते हैं। प्रशांत महासागरीय इसमें जो है वह 4 भाषा परिवार आते हैं, और अमरीकी खंड जो है उसमें 1 भाषा परिवार आता है। और इसका आप टोटल करेंगे तो 10 और 3 13, 13 और 4 17 और 1 18 भाषा परिवार हो गए। अब इनको याद करने का जो फॉर्मूला है वह मैं आपको बता देता हूं। यूरेशिया खंड को आपको याद करना है तो आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? चीन ने भारत बाबू का, चीन ने भारत बाबू का यूराल द्राविड़ उत्तरी, चीन ने भारत बाबू का यूराल द्राविड़ जापान उत्तरी सामी, उत्तरी सामी जीता। ये पंक्ति अगर आप याद कर लेते हो तो यूरेशिया खंड के 10 भाषा परिवार हैं उनको आप भली भांति बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वह यूरेशिया खंड के 10 भाषा परिवार कौन से हो गए? तो सबसे पहला परिवार हो गया वह हो गया चीनी भाषा परिवार। कौन सा हो गया? दूसरा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, बा से जो है वह बास्क भाषा परिवार।
बा से बास्क भाषा परिवार, बू से है वह हो गया बुरुशस्की, बुरुशस्की भाषा परिवार। का से हो गया काकेशी भाषा परिवार, का से क्या हो गया काकेशी भाषा परिवार। यूराल से यूराल अल्ताई भाषा परिवार, यूराल अल्ताई भाषा परिवार। इसके बाद है द्राविड़ भाषा परिवार, ठीक है। फिर है जापानी कोरियाई भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार। इसके बाद है उत्तरी, तो अत्युत्तरी भाषा परिवार। और 10वां जो है सामी, तो सामी हामी, सामी हामी भाषा परिवार। सामी हामी भाषा परिवार। तो ये जो है वह यूरेशिया खंड की 10 भाषाएं हो गई। क्लियर। चीन से चीनी भाषा परिवार, भारत से भारोपीय भाषा परिवार, बाबू से बा से बास्क भाषा परिवार, बू से जो है वह बुरुशक्की भाषा परिवार, का से काकेशी भाषा परिवार, यूराल से रूराल अल्ताई भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार और अत्युत्तरी भाषा परिवार उत्तरी से, और सामी से सामी हामी भाषा परिवार। ये जो है वह यूरेशिया खंड की 10 भाषा परिवार हो गए। ठीक है, इसको आप भली भांति देख लें, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है अफ्रीकी जो खंड है, उस अफ्रीकी खंड की भाषा परिवार जो है वह 3 है, और उस 3 भाषा परिवारों को याद करने के लिए एक शब्द आपको याद रखना है, और उस शब्द का नाम है सुबह। क्या है? सुबह। अगर सुबह ये याद रह गया आपको, तो आप ये मान के चलिए कि अफ्रीका खंड की तीनों भाषाएं आपको याद हो गई। सू से हो गया सूडानी भाषा परिवार, ब से हो गया बंतू भाषा परिवार, ब से बंतू भाषा परिवार, और ह से जो है वह होतेनतोत बुश्मेनी भाषा परिवार, होतेनतोत बुश्मेनी भाषा परिवार। ठीक है, ये आपको जो है वह अफ्रीकी खंड के अंतर्गत मिलेंगे। प्रशांत महासागरीय जो भाषा परिवार है उसको याद करने के लिए आम पाद आपको याद रखना है। आम पाद सबसे पहला आ से हो गया ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार। म से जो है वह मफोर भाषा परिवार, म से जो हो गया वह हो गया मलय बहुद्वीपीय भाषा परिवार, मलय बहुद्वीपीय भाषा परिवार। पा से हो गया पापुई भाषा परिवार, पापुई भाषा परिवार। और द से जो है वह दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाषा परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई भाषा परिवार। ठीक है, अमेरिकी खंड में एक ही भाषा परिवार आता है और वह है अमेरिकी भाषा परिवार।
क्लियर? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कहा जा रहा है कि बास्क भाषा परिवार यूरेशिया खंडस्य भाषा परिवार अस्ति। बास्क भाषा परिवार जो है वह यूरेशिया खंड का है। यह बात जो है वह सही है, क्योंकि बास्क बाबू, बाबू में बा जो है वह इसका से क्या अर्थ है? बास्क भाषा परिवार। तो यह जो है वह सही कथन है। इसके बाद है सूडानी भाषा परिवार अफ्रीकी खंड से भाषा परिवार अस्ति। तो सूडानी भाषा परिवार जो है वह अफ्रीकी खंड का है। यह कथन जो है वह भी सही है। समास प्रधान भाषाया अंतर्भाव प्लश्लिष्ट योगात्मक भाषायां भवति, श्लिष्ट योगात्मक भाषाया प्रत्यय प्रधानता भवति। ये देखिए, ये देवेंद्रनाथ शर्मा ने जो भाषा परिवारों का विभाजन किया उसकी बात की। इसके बाद जब पारिवारिक भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण, दो प्रकार से भाषाओं का वर्गीकरण किया गया था। तो पारिवारिक वर्गीकरण की बात नहीं करते हैं, आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उस आकृति मूलक वर्गीकरण की बात करें तो आकृति मूलक वर्गीकरण को फिर पुनः आकृति मूलक भाषा वर्गीकरण, तो आकृति मूलक भाषा वर्गीकरण के अंतर्गत इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो हो गया अयोगात्मक आकृति मूलक वर्गीकरण, और दूसरा प्रकार हो गया वह हो गया योगात्मक। दूसरा क्या हो गया? योगात्मक आकृति मूलक वर्गीकरण। तो अयोगात्मक में स्थान सुर निपात की प्रधानता होती है, चीनी भाषा परिवार इसका मुख्य उदाहरण है। और योगात्मक भाषा परिवार को तीन प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट योगात्मक आकृति मूलक वर्गीकरण में जो है वह किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें विभक्ति की इसमें जो है वह प्रत्ययों की प्रधानता होती है। किसकी? इसके अंतर्गत प्रत्यय प्रधान भाषाओं का अंतर्भाव होता है। श्लिष्ट में विभक्ति प्रधान भाषाओं का अंतर्भाव होता है, और प्रश्लिष्ट में जो है वह समास प्रधान भाषाओं का। किसका? समास प्रधान। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि समास प्रधान भाषा यहां अंतर्भाव प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषायां भवति। तो समास प्रधान भाषाओं का अंतर्भाव प्रश्लिष्ट योगात्मक में होता है, यह बात सही है। ठीक है। श्लिष्ट योगात्मक भाषायां प्रत्ययस्य प्रधानता भवति। तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा में प्रत्ययों की प्रधानता नहीं होती, अपितु वहां पर विभक्तियों की प्रधानता होती है ना। विकल्प चौथा जो है वो इसका सही आंसर नहीं है, यह असत्य कथन है। और क्यों है तो उसको भी हमने भली भांति बहुत अच्छी तरह से देख लिया। और ये याद रखना, यहां से निश्चित परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो उनको बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। अगला प्रश्न, परिमाण मात्रार्थे का विभक्तिर्भवति? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, है ना। प्रातिपदिकार्थ तो वहीं से लिया गया है। परिमाण मात्रार्थे, प्रातिपदिकार्थ मात्रार्थे, प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रार्थे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में जो है वह प्रथमा विभक्ति होती है। तो परिमाण मात्रार्थे का विभक्तिर्भवति? तो परिमाण मात्रार्थे प्रथमा विभक्तिर्भवति। और द्रोणो व्रीहि इसका उदाहरण है ना। परिमाण मात्र का द्रोणो व्रीहि उदाहरण है, और इसका विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, असत्य कथनस्य चयनम कुरुतः? असत्य कथन का चयन करना है। स्कूल इति शब्दात ई स्कूलः इति शब्द प्रत्यय लाघवेन उत्प्लव्यते। अब ही इति शब्दात अभि इति शब्द क्षिप्रभाषणस्य उदाहरणमस्ति।
बाबू इति शब्दात् बभुआ इति परिवर्तनम भावातिरेकस्य उदाहरणमस्ति। मील इति शब्दात् मील इति परिवर्तनम प्रयत्नलाघवस्य उदाहरणमस्ति। देखिए ध्वनि परिवर्तन के जो प्रकार हैं, है ना, उन ध्वनि परिवर्तन के प्रकार में से ये प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि परिवर्तन के जो कारण है वह दो प्रकार के कारण है ध्वनि परिवर्तन के, आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। आभ्यंतर कारण किसको कहते हैं कि ध्वनि परिवर्तन के वे समस्त कारण जो ध्वनि को उत्पन्न करने वाला जो वक्ता है उस वक्ता के मुख में या ध्वनि तंत्र में ही निहित है, तो वे समस्त कारण जो है वह कहलाते हैं आभ्यंतर कारण कहलाते हैं। और बाह्य कारण किसको कहते हैं तो कि वक्ता ध्वनि परिवर्तन के वे समस्त कारण जो वक्ता के मुख में या ध्वनि अवयवों में निहित नहीं होकर के आसपास का वातावरण या परिवेश से संबंधित होते हैं, वे समस्त कारण बाह्य कारण होते हैं, है ना। वे समस्त कारण क्या होते हैं, बाह्य कारण होते हैं। प्रयत्न लाघव है, क्षिप्र भाषण है, भावातिरेक है, ये समस्त जो है वह आभ्यंतर कारण है। क्या है, आभ्यंतर कारण। और सांस्कृतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, संस्कृति, ये समस्त जो है वह बाह्य कारण है, ये समस्त आभ्यंतर कारण है। और शेष जो ये सांस्कृतिक परिदृश्य है या सामाजिक परिवेश है, यह समस्त जो है वह बाह्य कारण है। तो अब यहां पर जो है वह कौन सा असत्य कथन है, तो स्कूल, इस शब्द से स्कूल, ये शब्द जो है वह प्रयत्न लाघव का उदाहरण है, ये बात सही है। अब ही को जो है वह अभी बोलने लगते हैं क्षिप्र भाषण के कारण, जल्दी बोलने के कारण जो है वह अब ही जो है वह वास्तविक शब्द है, लेकिन उसकी जगह पर हम अभी ये बोलने लगे हैं। बाबू शब्द जो है उसको भावातिरेक के कारण, है ना, प्रेम भावों के अतिरेक की उपलब्धता के कारण बाबू को बबुआ कहने लगते हैं, बेटी को बिटिया कहने लगते हैं, है ना। ये समस्त शब्द हैं वो भावातिरेक के उदाहरण हैं। लेकिन मील इति शब्दात मील इति परिवर्तन प्रयत्न लाघवस्य, ये प्रयत्न लाघव का उदाहरण नहीं है, अपितु ये मात्रा सूर और बलाघात का उदाहरण है। मात्रा सूर और बलाघात का उदाहरण है। और ये जो है वह विकल्प 4 जो है वह इसका असत्य कथन है। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन के जो कारण है वहां से प्रश्न पूछा गया, आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण जो दो प्रकार से है। और आपको इसकी समस्त क्लासों की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो वह भी इस एप्लीकेशन में ही आपको वहां पर मिल जाएंगे। का भाषा समास प्रधाना अस्ति, देखिए वही अयोगात्मक भाषा जो है उसको 3 प्रकार से बांटा गया था, जिसमें श्लिष्ट योगात्मक जो भाषा है, प्रश्लिष्ट योगात्मक, है ना, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो प्रश्लिष्ट जो भाषा है वह कैसी होती है, समास प्रधान होती है। कैसी होती है, समास प्रधान भाषा कही गई है। ठीक है, तो इसमें जो है वह तुर्की चेरों की जो भाषा है वह चेरों की भाषा प्रश्लिष्ट योगात्मक है। याद रखना, चेरों की भाषा कैसी है, प्रश्लिष्ट योगात्मक है। और प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में समास की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, समास की प्रधानता होती है। शेष तुर्की भाषा है, कन्नड़ भाषा है, संथाली भाषा है, ये भाषाएं जो हैं वह प्रत्यय प्रधान भाषा कही गई हैं। कैसी हैं, प्रत्यय प्रधान। और प्रत्ययों की जहां पर प्रधानता होती है उन भाषाओं को क्या कहते हैं, अश्लिष्ट योगात्मक। क्या कहते हैं, अश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक जो है वहां पर किसकी प्रधानता होती है, तो श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में विभक्तियों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता, विभक्तियों की। तो इसका विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, केंतुम वर्गस्य भाषा शाखा नास्ति। देखिए वॉन ब्रेडगे साहब जो है भाषा वैज्ञानिक, उन्होंने भारोपीय भाषा परिवार जो है, जो कि 10 प्रकार के भारोपीय भाषाओं की जो शाखाएं हैं, उनको वॉन ब्रेडके जो है, उन वॉन ब्रेडके ने सतम और केंतुम, ये याद रखना, नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है। वॉन
ब्रेडगे। तो वॉन ब्रेडगे जो है उन्होंने भारतीय भाषा परिवारों को दो भाषा परिवारों में दो वर्गों में बांटा है। एक तो है सतम वर्ग और दूसरा जो वर्ग है उनका नाम है केंटुम वर्ग। क्या नाम है? केंटुम वर्ग। सतम वर्ग जो है उस सतम वर्ग में शतम वर्ग के अंतर्गत 4 भारतीय परिवार की शाखाएं आती हैं, केंटुम वर्ग के अंतर्गत 6 शाखाएं आती हैं। अब सतम वर्ग में कौन कौन सी आती हैं? तो सतम वर्ग में सबसे पहली जो है वह है भारत ईरानी। कौन सी आती है? भारत ईरानी। दूसरी है बाल्टोस्लाविक। बाल्टोस्लाविक शाखा। तीसरा है वह है अर्मीनी। चौथा जो है वह है अल्बानी। ये तो है सतम वर्ग की। केंटुम वर्ग जो है उस केंटुम वर्ग में 6 शाखाएं। एक तो आ गई इटैलिक शाखा। दूसरी जो शाखा है वह आती है इसमें ग्रीक शाखा। तीसरी शाखा है जर्मनिक शाखा। चौथी शाखा है वह है केल्टिक शाखा। पांचवी शाखा है हित्ती और छठी शाखा है वह है तोखारी। ये केंटुम वर्ग में आती है। तो केंटुम वर्ग की शाखा कौन सी नहीं है? हित्ती भी है, ग्रीक भी है और इटैलिक भी है। ये देखिए हित्ती, ग्रीक और इटैलिक ये तीनों शाखाएं केंटुम वर्ग की हैं। अल्बानी जो शाखा है वह सतम वर्ग की है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। सतम और केंटुम वर्ग की जो भारतीय परिवार को 2 प्रकार से बांटा है, वॉन ब्रेडगे ने बांटा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ययोश्च सूत्रेण प्रत्यय विधीयते। ययोश्च सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय जो है वह होता है, ये यहां पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए तो ययोश्च इस सूत्र के द्वारा जो ययोश्च सूत्र के द्वारा जो प्रत्यय होता है वह होता है यय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? यय प्रत्यय। ठीक है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। अतईय सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो अतईय सूत्र का जो उदाहरण है वह है दाक्षी जो है वह दाक्षी अतईय सूत्र का उदाहरण है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। अतो, अब ये जो है वह जो तिगंत प्रकरण है वहां से सूत्रों में से प्रश्न पूछा गया है। तो अतो हे, आनी, लोट, लृट शेषे च और चले सिच। ठीक है, तो अतो है विकल्प ये। ठीक है, पहले का दूसरा, बी का 4, 3 का 1 और 4 का 3। विकल्प 3 जो है 69 का जो है वह विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। है ना, वर्णानाम पर सन्निकर्ष संहिता एक संहिता संज्ञक सूत्र है कि वर्णों की अतिशयित अत्यधिक सन्निकटता जो है वह संहिता संज्ञक वह वर्ण जो है वह संहिता संज्ञक कहलाते हैं। तो यहां पर ये जो है वह वर्णानाम अतिशयित, यहां पर जो पद आएगा वह सन्निधि पद आएगा। है ना, पर सन्निकर्ष संहिता जो सूत्र है उसकी वृत्ति में से ये प्रश्न बनाया है और उपयुक्त पदम विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। वर्नर नियम नियामको अस्ति। देखिए ध्वनि परिवर्तन के 3 ही नियम जो भाषा विज्ञान में है वह प्रसिद्ध है। एक तो है ग्रीम नियम, दूसरा है ग्रासमान, तीसरा जो नियम है वह है वर्नर। ये 3 नियम है वह ध्वनि परिवर्तन के नियम कहे गए हैं। तो वर्नर नियम नियामको अस्ति, तो ध्वनि इत्यस्य नियामको अस्ति। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। कृष्णश्रित। कृष्णश्रित में कौन सा समास है? तो कृष्णश्रित में तत्पुरुष समास है। त्रिभुवनम कौन सा समास है? द्विगु समास है। चतुर्मुख
कौन सा समास है? बहुब्रीहि। निर्मक्षिकम अव्ययी भाव समास है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? पहले का 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दूसरे का 1 इसमें और इसमें ही आ रहा है, चतुर्मुखम इसमें आ रहा है, सही है। और ये तो विकल्प 72 का विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। समास को बहुत अच्छी तरह से, और जहां पर समासांत प्रत्यय का विधान हो रहा है उसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब यहां पर है धान्यार्थ राजपुरुष सुख प्राप्त चोर भयम यूपदारु तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानि विभक्ति क्रमेण प्रदर्शयत। अब विभक्ति जो ये तत्पुरुष समास होता है उसमें द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, इस प्रकार से विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास का विधान किया गया है। तो धान्य अर्थ, धान्येन अर्थ, राज राज्ञः पुरुष षष्ठी तत्पुरुष है, सुखम प्राप्त द्वितीय तत्पुरुष है, चोर भयम पंचमी तत्पुरुष है, युपाय चतुर्थी तत्पुरुष है। सबसे पहला जो है वह ये आ गया है ना, स के बाद तृतीय तत्पुरुष अ, इसके बाद युपाय दारु य, फिर है पंचमी और फिर षष्ठी। ठीक है, ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है, ये तृतीय तत्पुरुष का है, ये चतुर्थी तत्पुरुष का है, और ये पंचमी तत्पुरुष का है, और ये षष्ठी तत्पुरुष का है। तो स अ य द ब, स अ य द ब विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन ये जो है वो इसके नीचे आ गया, य अ स अ य द ब विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला भूत बलि, भूतेभ्यो बलि इति भूत बलि चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुरक्षिते, ये सूत्र जो है वह इसका समास का विधान करता है। ठीक है ना, तो इस सूत्र के द्वारा समास का विधान होता है, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थ किम स्यात्, तो क्रिया से स्वतंत्र अर्थ जो है उस क्रिया की स्वतंत्रता से जो विवक्षित अर्थ है वो उसका किसका लक्षण है? तो स्वतंत्र कर्ता है ना, स्वतंत्र कर्ता। जब सूत्र पढ़ते हैं तो उसकी वृत्ति में ये पद लिखा हुआ है, तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अकथितम च, बहुत इंपॉर्टेंट कारक का ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, निश्चित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अकथितम च इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए, जब द्विकर्मक जो धातुएं हैं, द्विकर्मक जो धातुएं हैं, उन द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर 2 कर्म होते हैं, एक तो प्रधान या कथित कर्म, दूसरा जो है वह अकथित या अप्रधान कर्म। तो आपको इन द्विकर्मक जो धातुएं हैं इनके प्रयोग के समय यह ध्यान रखना है कौन सा कथित कर्म है, कौन सा अकथित कर्म है। तो इस सूत्र का उदाहरण जो है वह है माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवकम धर्मम ब्रूते। यहां पर अकथितम च इस सूत्र के द्वारा भी कर्म संज्ञा होगी, और कर्तुरीप्सिततमम कर्म इस सूत्र के आधार पर भी जो मुख्य इप्सित कर्म है उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो अकथितम च इस सूत्र के द्वारा तो जो अप्रधान अकथित माणवकम है ना, अकथित, तो अकथित कर्म कौन सा है? तो यहां पर अकथित कर्म जो है वह माणवकम है, और कथित कर्म जो है, कथित कर्म कौन सा है? तो कथित कर्म जो है वह धर्मम है। तो धर्मम की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमम कर्म से होगी, और माणवकम जो पद है उसकी कर्म संज्ञा जो है वह किस सूत्र से होगी? तो इसकी जो कर्म संज्ञा है वह कथित कर्म जो है कर्तुरीप्सिततमम कर्म इस सूत्र से होगी। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, उच्चे इति शब्दः कस्य उदाहरणम अस्ति। अब देखिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे और वचन मात्रे प्रथमा स्यात्, ये इसकी वृत्ति है।
अब प्रातिपदिकार्थ जो है, उस प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत क्या आते हैं? लिंग परिमाण में, लिंग के अंतर्गत क्या आएंगे? परिमाण में जो है वह क्या आएंगे? तो देखिए, तीन प्रकार से प्रातिपदिक अर्थ होते हैं। एक तो होते हैं अलिंग, दूसरा होते हैं वह होते हैं नियत लिंग, और तीसरा जो प्रकार है वह है अनियत लिंग। अलिंग के अंतर्गत जो आते हैं वह आते हैं अव्यय, जिनका लिंग जो है वह निश्चित नहीं होता है। तो अलिंग के अंतर्गत जो आते हैं वह है जैसे उच्चई, निच्चई, ये जो है वह अलिंग के उदाहरण है। नियत लिंग जो है वह वे जिनका लिंग जो है वह निश्चित है, वे पुरलिंग में चलेंगे तो पुरलिंग में ही रहेंगे, उनका लिंग कोई है वह परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये नियत लिंग के उदाहरण हैं। अनियत लिंग के उदाहरण जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता, वह स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं, ऐसे अनियत लिंग के होते हैं। जैसे उदाहरण होता है तट, टटी, तटम, तट, टटी, तटम। तो ये अनियत लिंग के उदाहरण है। ठीक है, अब यहां पर जो है वह अलिंग और नियत लिंग, ये दोनों जो है वह तो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण होते हैं। अलिंग और नियत लिंग ये दोनों है वह तो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण होते हैं। और इसके बाद जो है अनियत लिंग जो है, लिंग जो है लिंग मात्र में जो है वह प्रथमा होगी, तो अनियत लिंग के जो उदाहरण होंगे वह इस लिंग के उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है, तो तट, टटी, तटम ये जो है वह इस लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण कहे गए हैं। और इसके बाद परिमाण के उदाहरण, तो द्रोणोव्रीहि जो है वह परिमाण का उदाहरण है। और वचन जो है एकः, दो, बहवः, ये जो है वह वचन के उदाहरण है। तो यहां पर यह पूछा गया है कि उच्चे और निच्चे ये दोनों है वह किसके उदाहरण है? तो उच्चे और निच्चे ये अलिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। ठीक है, अगर आपको ये पूछ ले कि नियत लिंग प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणमस्ति, तो नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण कृष्ण है, श्री है, ज्ञानम है ना। कृष्ण पुरलिंग में ही चलेगा, श्री स्त्रीलिंग में ही चलेगा, ज्ञानम है नपुंसक लिंग में ही चलेगा। तो ये नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। अनियत लिंग के तट, टटी, तटम जो है वह अनियत लिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। तो विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। शुद्ध वाक्यम चिनुतः, कौन सा वाक्य जो है वह इसमें यस्य च भावेन भावलक्षणम, इस सूत्र के आधार पर इस वाक्य का जो है वह शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो रामे वनम गते दशरथ मृतः, विकल्प 3, अर्थात राम के वन में जाने पर जो है वह दशरथ की मृत्यु हो गई। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, महाभाष्यानुसारम, महाभाष्यानुसारम वैयाकरणानां मते शब्दों कतिविधः। तो महाभाष्य के अनुसार जो वैयाकरण है, उन वैयाकरणों के जो है वैयाकरणों ने दो प्रकार के शब्द माने हैं। एक तो है लौकिक शब्द और दूसरा शब्द का प्रकार है वह माना है वैदिक शब्द, है ना। जब पूछा गया महाभाष्यकार पतंजलि से कि आप किस प्रकार शब्दों का अनुशासन तो कर रहे हो, लेकिन किस प्रकार के शब्दों का अनुशासन करोगे, लौकिक शब्दों का या वैदिक शब्दों का, तब जो है वह महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि हम तो लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का जो है वह अनुशासन इस महाभाष्य में करेंगे। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, महाभाष्यानुसारम कति भी प्रकारे विद्योपयुक्तः भवति। देखिए, विद्या प्राप्ति के उपाय जो है वह महाभाष्य में जो है वह 4 प्रकार के बताए गए हैं। विद्योपयुक्तः कतिविधः, तो विद्या प्राप्ति के उपाय जो है वह 4 प्रकार से महाभाष्य में बताए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला है आगम कालेन, दूसरा है वह है स्वाध्याय कालेन,
तीसरा है वह है प्रवचन कालेन। चौथा है व्यवहार कालेन। तो ये विद्या प्राप्ति के 4 उपाय बताए गए हैं महाभाष्य में। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भू धातु लंग लकार, भू धातु लंग लकार से रूपम नास्ति। देखिए आपको भू धातु और एद धातु जो कि हमारे दोनों पाठ्यक्रम में, उनके 10 लकार आपको याद होने चाहिए। तो भू धातु लंग लकार का कौन सा रूप जो है वह नहीं है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो अभवेताम विकल्प 4 जो है वह भू धातु लंग लकार का रूप नहीं है, शेष जो है वह लंग लकार के रूप है। अगला प्रश्न, इतश्च सूत्रस्य किम कार्यम अस्ति। इतश्च जो सूत्र है वह उसका क्या काम है। देखिए सबसे पहले जो है वह तिंग प्रत्यय जो है, तिगंत प्रकरण का जो भू और एक धातु है उसके समस्त रूप और समस्त रूपों की सिद्धियों के साथ में इस सूत्र आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला हमें यह पता होना चाहिए कि इतश्च जो सूत्र है वह किस लकार में प्रयोग होता है। तो लंग लकार में प्रयोग होता है। किस लकार में? लंग लकार में। लंग लकार की जब बात करते हैं तो लंग लकार का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है, वह बनता है अभवत बनता है। और प्रथमा विभक्ति का ही बहुवचन जो बनता है वह बनता है अभवन बनता है। ठीक है, अभवंत और अभवन बनता है। अब आपको ये चीज थोड़ी सी सिद्धि को यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि आपको पता है भू धातु तीप प्रत्यय हो, भूलट, भूलट के बाद भूतीप हो गया, भूत हो गया, है ना। भू पकित संज्ञा होकर के ती हो गया, शब का आगम हो गया, शब का आगम होने के बाद सार्वधातु कारधातु कयो से भू को भो, एचो यावा से ओ को अव हो गया और ये शब्द बनता है भवती बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद एक सूत्र है लुंग लंग रिंग, लुंग लंग रिंग श्रुदात्तः। श्रुदात्तः इस सूत्र के द्वारा अट का आगम होता है। किसका आगम होता है? अट। यहां तक भवती रूप बन गया, अट भवती ये रूप बना। अब यहां पर जो है ये टकीत संज्ञा होकर के इसका लोप हो गया, अभवती, अभवती ये रूप बना। और अभवती बनने के बाद ये तकार में ई जो है उस ई की इतश्च इस सूत्र के द्वारा उसका लोप हो जाता है और ये अभवत रूप बनता है। तो इतश्च सूत्र क्या करता है? इकारस्य लोप करता है। कहां पर? लंग लकार में। याद रखना गीत लकार जो है उस गीत लकार में इस इतश्च सूत्र के द्वारा जहां पर आवश्यकता हो वहां अंतिम इकार का लोप करता है। तो अभवत याद रखना, इतश्च सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, यह परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए अभवत जो है वह इसका रूप, इसका एग्जाम्पल है। अभवन, अभवन को भी हम देखते हैं। अभवन सूत्र जो है, अभवन शब्द जो है वह प्रथम पुरुष लंग लकार बहुवचन का है। ठीक है, तो वही भू तिप्त क्या आएगा यहां पर? प्रत्यय झी आएगा, है ना। झी क्यों? क्योंकि ये जो है अभवन जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं वह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। भू झी हो गया, इसके बाद भू को भो, भो को भव झी हो गया। सार्वधातु कारधातु कयो, गुण, गुण को अव, ओ एचो आवा से ओ को अव और भव रूप बना, झी हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं, मेरे को उम्मीद करता हूं शायद आपने पढ़ रखा होगा तो आपके समझ में भी आ रहा होगा। झोंत, इस सूत्र के द्वारा झोंत झ के स्थान पर झी के स्थान पर अंति आदेश हो जाता है और यह शब्द बना भव धन अंति बना। अतो गुणे पर रूप हो गया, भवंती बना। लुंग लंगल रिंग शुणोदात्तः, इस सूत्र के द्वारा अट का आगम होकर के अट पूर्व में आ गया, अट का आगम हुआ, टकार का लोप होकर के अभवंती बना। त में मिला हुआ जो ई है
उसका इतश्च इस सूत्र के द्वारा लोप हो गया और ये रूप जो बना वह बना अभवन बना। क्या बना? अभवन। विकल्प इसका जो तीसरा है वह इसका सही आंसर है। इतश्च सूत्र के दो एग्जाम्पल है, अभवत और अभवन, ये दोनों हैं। ठीक है, याद रखना। भू धातो लुट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन से रूपम अस्ति। भू धातो लुट लकार, भू धातो लुट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है भवितास्त। भविता भवितारो भवितारः भवितासी भवितास्थ भवितास्थ, है ना। तो लुट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप है वह बनेगा भवितास्थ। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। एद धातु लुंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति, तो मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप है वह है एधिष्ठा। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिवादिभ्यो अण सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। शिवादिभ्यो अण सूत्र कहता है कि शिवादिगण में पठित जो शब्द है उन शब्दों में अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। शिवादिगण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों के साथ में अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, जैसे कि शिवस्य अपत्यम पुमान उदाहरण है। शिवस्य अपत्यम पुमान, तो रूप बनेगा वह बनेगा इसका शैवः। क्या बनेगा? शैवः। इसके बाद गंगाया, गंगाया अपत्यम पुमान, रूप बनेगा वह बनेगा गांग। ये दोनों शिवादिभ्यो अण के उदाहरण है। तो शिवादिभ्यो अण इस तरह से सूत्र से उदाहरण, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है और ये इसका उदाहरण है। अण प्रत्यय को ये करता है। स्वराघाताधारित ध्वनि परिवर्तन से नियम अस्ति। देखिए, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर 3 जो है वह नियम है। ग्रीम नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीम महोदय जो कि जर्मन के निवासी थे, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे, इन्होंने 2 नियम दिए हैं। उसमें पहला नियम जो है वह भारोपीय भाषा का जर्मन भाषा के साथ में तुलनात्मक विवेचन किया गया है। निम्न, इसके बाद ग्रीम का द्वितीय नियम आया था, उसमें निम्न जर्मन भाषा उच्च जर्मन भाषा के बीच में जो है वह तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर स्वराघाताधारित जो ध्वनि परिवर्तन का नियम था वह वर्नर महोदय का था। किसका था? वर्नर महोदय। वर्नर महोदय जो है वह ग्रीम महोदय का जो नियम था उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और उसमें वह बलाघात या स्वराघात जो है उसका कॉन्सेप्ट वो ऐड करते हैं। वह कहते हैं कि संस्कृत जो है, भारोपीय भाषा की संस्कृत, भारोपीय भाषा की संस्कृत और निम्न जर्मन भाषा की गोथी, निम्न जर्मन भाषा की गाथी जो भाषा है, उन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये नियम जो है उस नियम का प्रतिपादित किया था। याद रखना, वर्नर भाषा महोदय का जो नियम है वह भारोपीय भाषा संस्कृत एवं निम्न जर्मन भाषा की गाथी जो भाषा है उन पर आधारित था। और इनका कहना यह था कि भारोपीय भाषा की संस्कृत की जो ध्वनियां हैं जिनका नाम है क तप ध्वनियां ग्रीम महोदय के नियमानुसार जो है वह किसमें परिवर्तित होती हैं? ख थ फ में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, लेकिन क तप ध्वनियां ख थ फ में परिवर्तित उसी सेंस में होंगी और उसी समय होंगी जब जो ये क तप ध्वनियां हैं उनकी पूर्व वाला जो स्वर है वह उदात्त होगा या इनके पूर्व का जो स्वर होगा उस पर बलाघात होगा। जब भारोपीय भाषा की क तप ध्वनियां ख थ फ में परिवर्तित होंगी, ये ग्रीम महोदय प्रतिपादित, ये बात जो है वह ग्रीम महोदय ने प्रतिपादित की थी, लेकिन ये इनका कहना यह था कि क तप ध्वनियां जो हैं वह निम्न जर्मन भाषा की गोथी भाषा में ख थ फ में उसी
सेंस में परिवर्तित होंगी जब स्वराघात जो है या बलाघात जो है वह इन ध्वनियों के पूर्ववर्ती जो स्वर है उस पर होगा। अगर वह स्वर वह बलाघात इनके पूर्ववर्ती स्वर पर नहीं होकर के इनका जो परवर्ती जो स्वर है, परवर्ती स्वर उदात्त होने पर, परवर्ती स्वर के उदात्तत्व होने पर या बलाघात परवर्ती स्वर पर होने पर वह क त प ध्वनिया ख थ फ में परिवर्तित नहीं होकर के ग द ब में परिवर्तित हो जाती हैं। ये इनका कहना था। क्लियर। भारोपीय भाषा की संस्कृत ग्रीम महोदय ने ध्वनि परिवर्तन का प्रथम नियम दिया था जिसमें भारोपीय भाषा का निम्न जर्मन भाषा के साथ में तुलनात्मक विवेचन उन्होंने किया था। 9 ध्वनियों के आधार पर उन्होंने किया था, लेकिन इसमें वर्नर साहब जो है वह कुछ नियम और ऐड करते हैं और उनका कहना यह था कि भारोपीय भाषा की संस्कृत जो है उसका निम्न जर्मन भाषा की गोथी भाषा में क त प ध्वनियां ख थ फ में परिवर्तित होती है। ये बात तो ग्रीम महोदय कह के गए, लेकिन वह क त प ध्वनि ख थ फ में परिवर्तित तभी होगी जब स्वराघात या बलाघात जो है वह इन व्यंजनों के पूर्ववर्ती जो स्वर है उस पर होगा। अगर वह स्वराघात या उदात्तत्व या बलाघात अगर परवर्ती स्वर पे है तो वह क त प ध्वनियां ख त फ में परिवर्तित नहीं होकर के ग द ब में परिवर्तित हो जाती हैं। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है और ये वर्नर साहब का जो नियम ध्वनि परिवर्तन का नियम है वह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न। भाषा विज्ञानानुसारम वाक भवति। देखिए वाक और भाषा में अंतर, संस्कृत भाषा और प्राकृत में अंतर, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि यहां से परीक्षा में निश्चित प्रश्न पूछा जाता है। भाषा जो है वह स्थायिनी और सूक्ष्म कही गई है। भाषा स्थायिनी और सूक्ष्म कही गई है और जो वाक है वह वाक अस्थायिनी और स्थूल कही गई है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। असत्य कथनम चिनुतः प्राकृत भाषायाम स्त्रीलिंग पुल्लिंगयोरेव प्रयोगः भवति। ये बात सही है। प्राकृत में संस्कृत भाषा की तरह जो है वह तीनों लिंगों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें नपुंसक लिंग का अभाव होता है प्राकृत भाषा में। वैदिक भाषायाम लेट लकारस्य प्रयोगो भवति। ये बात जो है वह भी सही है। प्राकृत भाषायाम लिट लकारस्य प्रयोगः भवति। ठीक है। संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मिका भाषा अस्ति। ये कथन सही है, ये भी सही है। प्राकृत भाषा जो है उस प्राकृत भाषा में लिट लकार का प्रयोग नहीं होता है, लिट लकार का प्रयोग नहीं होता। ये जो है वह असत्य कथन है। शेष कथन जो है वह सही है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। असुमेलित विकल्पम चिनुतः। असुमेलित विकल्पम चिनुतः नहीं, इसको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित है ना, सुमेलित विकल्पम चिनुतः, आपको इसको जो है वह सुमेलित करना है। मृजेर विभाषा, मृजे कप व्यास्यात क्यप प्रत्यय होता है, इसका उदाहरण है मृज्यः। रिहलोर्णत रिकारांत हलंतात धातु ण्यत प्रत्यय ण्यत प्रत्यय करता है, इसका उदाहरण है धार्यम। आतश्चोप सर्गे है ना, आतश्चोप सर्गे विकल्प है सुग्लह। आदंतात धातु उपसर्गात अर्थात आकारांत धातु और पूर्व में उपसर्ग होने पर जो है वह क प्रत्यय होता है सुग्ल। आतोन उपसर्गे क धनद अर्थात कर्म के उपपद में रहने पर धातु के साथ में जो है वह क प्रत्यय होता है। कर्म के उपपद रहने पर अनुपसर्ग, उपसर्ग के अभाव में धातु के साथ में क प्रत्यय होता है और उदाहरण है वह है धनदह अर्थात पहले का 3, ये इसमें दोनों में आ रहा है, दूसरे का 4 अर्थात विकल्प कौन सा सही है? विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है। ब्रजेर विभाषा क्यों प्रत्यय होता है? रिहलोर्ण्यत ण्यत प्रत्यय होता है, धार्यम बनता है। आतोन उपसर्गे क है ना, आकारांत धातु और उपसर्ग पूर्व में होने पर जो है वह क प्रत्यय करता है। आतोन उपसर्गे इससे जो है वह प्रत्यय होता है क प्रत्यय। सुग्ल और दूसरा शब्द बनता है वह बनता है इसका प्रज्ञा। कौन सा बनता है? प्रज्ञ। दोनों इससे बनते हैं। धनदह कंबलदह गोदह
ये प्रश्न, ये जो है वह आतोनुपसर्गे धनद, कंबलद और गोद, ये शब्द जो है वह आतोनुपसर्गे क, अर्थात अनुपसर्ग उपसर्ग के अभाव में और कर्म के उपपद में रहने पर धातु के साथ में क प्रत्यय होता है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जन्मेजयः इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, तो जन्मेजयः सूत्र है एजे खश, एजे खश, इस सूत्र के द्वारा खश प्रत्यय होता है और जन्मेजय रूप जो है वह बनता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। सहेच सूत्रेण विधीयमानो प्रत्ययो अस्ति, देखिए इस तरह के प्रत्यय जो है प्रश्न परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो उसके पूर्व की सूत्रों की अनुवृत्ति हमें पता होनी चाहिए। तो सहेच सूत्र जब हम पढ़ते हैं तब उससे पूर्व एक सूत्र था जिसका नाम है राजनी युधिक्रिय, अर्थात राजन शब्द उपपद में रहने पर युद्ध और क्रिय जो धातु हैं उनके योग में क्वनिप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? क्वनिप प्रत्यय। फिर कहते हैं कि सहेच अर्थात सह शब्द के उपपद में रहने पर युद्ध और क्रिय जो धातु है उसके साथ में भी क्वनिप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? क्वनिप, और शब्द बनता है सहयुद्वा और सहकृत्वा। ये दो पद बनते हैं, याद रखना, सहयुद्वा और सहकृत्वा। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें क्वनिप प्रत्यय है, सहयुद्वा और सहकृत्वा। और ये उदाहरण है सहेच, राजनी युधि क्रिय, राजन उपपद रहने पर युधि और क्रिय है ना, राजकृत्वा और राजयुद्वा, राजकृत्वा याद राजयुद्वा, ये इसके उदाहरण है। और सहेच जो है इसके द्वारा क्वनिप प्रत्यय होता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, छैक्त इत्यनेन संपद्यमानः पदम अस्ति, जब त प्रत्यय की बात करते हैं तब निष्ठा, कुछ प्रत्ययों की निष्ठा जो है वह परिवर्तित हो जाती है। तक तवतु निष्ठा, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों जो है वह निष्ठा संज्ञक होते हैं, लेकिन छायो म है इस सूत्र के द्वारा, पचो वह है इन सूत्र के द्वारा कुछ प्रत्ययों के धातु में स्थित जो त है उस त को परिवर्तित हो जाता है, वह पर त परिवर्तित हो जाता है, छायो म। ये सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि क्षय धातु के साथ में, क्षय धातु जो है उस क्षय धातु के निष्ठा का जो त है उस निष्ठा के त के स्थान पर म हो जाता है और यह शब्द बनता है छाम। विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है इसका। असंगतम विकल्पम चिनुत, नेत्रम स्ट्रन प्रत्यय, खनित्रम इत्र प्रत्यय, हितम ल्यूट प्रत्यय, पक्व त प्रत्यय। तो इसका विकल्प 3 जो है वह गलत है। देखिए हितम पद है, हमें यह लगता है कि हित शब्द है लेकिन ही नहीं है। हितम शब्द जो है इसमें धातु है वह है धा धातु है। कौन सी है? धा धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? त प्रत्यय है। कौन सा? त। और त का अनुबंध लोप होकर के त जो है वह शेष रहता है। और इसके बाद दधा तेरही, दधा तेरही सूत्र के द्वारा धा के स्थान पर ही हो जाता है। क्या होता है? ही। और यह शब्द बनता है हितम बनता है। ठीक है, तो यह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर नहीं है। हितम बार बार पूछा जाता है, इसमें धातु कौन से ये पूछी जाती है। कर्तृभिन्नेकार के प्रत्यय स्यात्, कर्तृभिन्नेकार के धातो घय प्रत्यय स्यात्। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नपुंसके भावार्थे प्रत्ययो स्तः। अब नपुंसकत्व में भावार्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तो सूत्र है नपुंसके भावे तप, नपुंसके भावे त। ये एक सूत्र है कि नपुंसक और भाव अर्थ में जो है वह त प्रत्यय होता है। फिर एक सूत्र इसके बाद जस्ट नीचे फिर आ जाता है ल्यूट च, अर्थात नपुंसक भाव अर्थ में ल्यूट प्रत्यय भी होता है। अर्थात नपुंसकत्व में भाव अर्थ में
त और ल्यूट प्रत्यय दोनों होते हैं। विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। आप ग्रामर के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब बहुत डीप में जाकर के आप पढ़ोगे। ध्वनि परिवर्तन से बाह्य कारणम अस्ति, बाह्य कारण कौन सा है? अज्ञानम, बलाघात, भावुकता, ये जो है वह अभ्यंतर कारण है। कैसे हैं? आभ्यंतर, ठीक है। और भौगोलिक प्रभाव ये जो है वह बाह्य कारण है। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। ये आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण दोनों चीजें आपको पहचान में आ जानी चाहिए। आभ्यंतर कारण इसको कहते हैं जो वक्ता के अंदर निहित है, जो वक्ता के अंदर निहित है वह आभ्यंतर, बाह्य अर्थात जो बाहरी परिवेश आदि वातावरण से में निहित है वे बाह्य कारण होते हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो इति केन कथितम, तो ये किसने कहा है? तो ये बात जो है वह वात्स्यायन ने कही है। वाक्य के लक्षण विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहे हैं ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये वाक्य का लक्षण वात्स्यायन ने कहा है। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। भाषायाः संदर्भे असमीचीनम कथनम अस्ति, भाषा सूक्ष्म भावात्मकश्च वर्तते, भाषायाम उच्चारण श्रवण बोध पक्षश्च समावेशः भवति, भाषा अस्थायी वर्तते, भाषा साध्य अस्ति, भाषा अस्थायी नहीं अपितु भाषा स्थायी वर्तते। भाषा जो है वह स्थायी होती है, वाक जो होता है वह अस्थायी होता है। तो भाषा के संदर्भ में विकल्प 3 जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषायाम कस्य विभक्त्या प्रयोगो न भवति न प्राप्यते, तो प्राकृत भाषा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं मिलता है? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं मिलता है। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा दोनों में अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और अंतिम प्रश्न, प्राकृत व्याकरण से प्रणेता वररुचि महोदयानुसारम प्राकृतस्य भेदः नास्ति, प्राकृत व्याकरण शास्त्र के प्रणेता वररुचि कहे जाते हैं। वररुचि ने प्राकृत जो है उस प्राकृत के जो है वह 4 भेद बताए हैं। एक तो है शोरसेनी, दूसरा है महाराष्ट्री, तीसरा है मागधी और चौथा जो है वह है पैशाची। कौन सी है? पैशाची। इसमें जो है वह अवंतिजा, ये प्राकृत का भेद इन्होंने नहीं बताया। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इस प्रकार से अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज की भाषा विज्ञान एवं व्याकरण जो यूनिट है उसका टेस्ट का सॉल्यूशन हमने आज की क्लास में देखा। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। धन्यवाद।